Guys, this is a new initiative in which we will discuss about the economic questions, most important questions which comes at the previous years. इस सेशन में इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको इकोनॉमी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज़ जो है काफ़ी लंबी जाने वाली है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे बाय लाइक्स, सब्सक्राइब्स एंड शेयर, तो हम आपको आपकी यूपीएससी जर्नी में हेल्प प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हमारी पिछली सीरीज़ में हमने स्टार्ट की है अपनी पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे ही इसमें इकोनॉमिक में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये सीरीज़ रेगुलर चलती रहेगी। आप हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम नए नए वीडियो जल्दी जल्दी ला सकें, आपकी यूपीएससी की जर्नी में को आसान बना सकें। हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं कि यूपीएससी की कंप्लीट जो प्रिपरेशंस होती है कंप्लीट प्रिपरेशंस कराएंगे, ऑप्शनल समेत। ऑप्शनल भी इसमें इंक्लूड होगा। अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हम आपको कंप्लीट जो यूपीएससी की प्रिपरेशंस होती है और गाइडेंस होती है वो प्रोवाइड कराएंगे। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, डिवैल्यूएशंस यूजुअली कॉजेज द इंटरनल प्राइस टू, यानी जो डिवैल्यूएशंस होता है उस पर इंटरनल जो प्राइस होते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फॉल होता है उसका प्राइस का, जो इंटरनल प्राइस होते हैं, या राइज होते हैं या रिमेन अनचेंज्ड रहते हैं, नन ऑफ दिस। डिवैल्यूएशंस हम आपको बता दें, एक्सप्लेनेशंस में बताएंगे। इस तरह से ही जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम पूरी आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। इस तरह से आपकी इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो भी हम आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ताकि आपका रिवीजन के साथ साथ कोर्स भी कंप्लीट हो जाए। जिन्होंने कोर्स नहीं किया है वो यहाँ पर अपने जो अनसुलझे सवाल है, अनसुलझे कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आते, वो हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ डिवैल्यूएशंस मीन्स होता है कि कोई भी कंट्री अपने जो उसकी करेंसी वैल्यू होती है उसको डिक्रीज़ कर देती है दूसरी करेंसी की कंपेयर में, एक कंट्री कंपेयर में या एक ग्रुप ऑफ कंट्री की कंपेयर में। एक्सप्लेनेशन दी हुई है तो इसका आंसर तो सी रहेगा, रिमेन अनचेंज्ड रहेगा, क्योंकि डिवैल्यूएशंस एक इंटेंशनली होती है, जो इंटेंशनली की जाती है। तो हम डिस्कस करते हैं आपसे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, डिवैल्यूएशंस इज़ ए डेलिबरेटली होती है, यानी डेलिबरेट होती है डाउनवर्ड एडजस्टमेंट टू द वैल्यू ऑफ ए कंट्री करेंसी, यानी अपनी कंट्री की जो करेंसी है उसको डाउनवर्ड कर देना, रिलेटिव टू डाउनवर्ड कर देना, यानी डाउनवर्ड यानी डिक्रीज़ कर देना, ठीक है, रिलेटिव टू अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री की कंपेयर में। मान लो हमारा रुपी है और रुपी को हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड कर रहे हैं डॉलर की कंपेयर में। डॉलर का प्राइस हाई है और उसको हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो क्या होता है, ये रिलेटिव होती है करेंसी, तो इंटरनल जो प्राइस होते हैं वो रिमेन अनचेंज्ड रहते हैं। इट कॉजेज ए कंट्रीज एक्सपोर्ट, ये क्या, इससे क्या होता है, जो कंट्री का जो एक्सपोर्ट होता है वो लेस एक्सपेंसिव हो जाता है। ये जो एक्सपोर्ट है लेस एक्सपेंसिव हो जाता है इससे, जो हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट होता है, और इंपोर्ट हो जाता है मोर एक्सपेंसिव अगर कोई कंट्री अपनी वैल्यू को डिवैल्यूएशन करती है। जैसे चाइना अपनी करेंसी को क्या करती है, डिवैल्यूएट कर देती है। तो डिवैल्यूएट का मतलब हो जाता है जो वो एक्सपोर्ट करेगी उसके लिए क्या हो जाएगा, मोर लेस एक्सपेंसिव हो जाएगा, और जो वो इंपोर्ट करेगी मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा। यानी अगर चाइना एक्सपोर्ट कर रही है सारी ऑल ऑफ द वर्ल्ड, क्या कर रही है, वो एक्सपोर्ट कर रही है, सब चीज़ें अपनी भेज रही है।
हमारे इंडिया में सामान आता है तो वो भी लेस एक्सपेंसिव आता है। लेकिन अगर वो उसके नागरिक, उसके जो सिटीजन्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है। डिवैल्यूएशंस इज़ ए मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी है। डिवैल्यूएशंस क्या है? एक मॉनेटरी पॉलिसी है। यानी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, हम आपको आगे लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जो किसी बैंक के द्वारा रन होती है, यानी जो करेंसी होती है, जो कंट्री की जो करेंसी होती है उसको मैनेज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी होती है, यानी मॉनेटरी को मैनेजमेंट करने के लिए टूल्स होता है जो कंट्री के द्वारा अपनाया जाता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है या सेमी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये जो हमारी करेंसी जो फ्लक्चुएट होती है दूसरी करेंसी के सामने, तो उसके मेथड होते हैं। एक तो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है यानी फिक्स कर दिया, एक तो है सेमी एक्सचेंज रेट, और इज़ ऑफन यू कन्फ्यूज्ड विद डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन इससे अलग होता है, और ये जो रिवैल्यूशंस होता है उसका अपोजिट होता है। डिवैल्यूशंस रिवैल्यूशंस का अपोजिट होता है। रिवैल्यूशन में हम वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, और डिवैल्यूशंस में क्या करते हैं, वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, यानी जो सप्लाई साइड है इकोनॉमी की वो ग्रेटर इम्पैक्ट करती है, एम्फेसिस होती है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर साइड से, या ग्लोबल इकोनॉमी से, या कंज्यूमर से, या मिडिल मैन से। हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, यानी इकोनॉमी दो तरह की होती है। एक तो सप्लाई साइड इकोनॉमी होती है, एक डिमांड साइड इकोनॉमी होती है। तो डिमांड साइड इकोनॉमी किसको एम्फेसिस देती है ज़्यादा, प्रोड्यूसर को देती है, या ग्लोबल इकोनॉमी को देती है, कंज्यूमर को देती है, या मिडिल मैन को देती है। तो जो सप्लाई साइड इकोनॉमी होती हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती हैं, और ये जो एम्फेसिस करती है ज़्यादातर अपने प्रोड्यूसर को, कि प्रोड्यूसर कैसे प्रोड्यूस करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा। तो ये एम्फेसिस करती है अपने प्रोड्यूसर को, कि द सप्लाई साइड्स इकोनॉमिक्स लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू को एम्फेसिस करती है। वेयर द डिमांड साइड इकोनॉमिक्स, डिमांड साइड जो इकोनॉमी होती है वो एम्फेसिस करती है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या है। और जो डिमांड साइड, जो सप्लाई साइड होती है वो करती है, एम्फेसिस करती है, ग्रेटर एम्फेसिस देती है प्रोड्यूसर साइड के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्रोड्यूसर साइड का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट परचेज फूड ग्रेन्स, यानी वो प्राइस जिस पर गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स को परचेज करती है मेंटेन करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को और पब्लिक बिल्डिंग बफर को मेंटेन करने के लिए, और पीडीएस को, यानी पीडीएस क्या होता है, पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है। अब ये पब्लिक पीडीएस क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो राशन वगैरह जो कोटे पर दिया जाता है। अब ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, बफर, बिल्डिंग बफर, स्टॉक आर नोन एज, ये जो बोल रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मैनेज करना और पर बिल्डिंग बफर बनाना, बफर स्टॉक बनाना, तो वो किसके अंडर में आता है, वो एमएसपी के अंडर में आता है, या प्रोक्योरमेंट प्राइसेस कहलाता है, वो इशू प्राइस कहलाता है, या कूलिंग प्राइस कहलाता है। यानी फूड ग्रेन को जिस पर ख़रीदा जाता है और बफर बनाने के लिए, बिल्डिंग बफर बनाने के लिए, बिल्डिंग स्टॉक, तो वो किस में आता है, ये आता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। यानी गवर्नमेंट जिस प्राइस पर परचेज़ करती है गुड्स, वो फूड ग्रेन्स, उसे बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। पीडीएस के लिए जो ख़रीदा जाता है उसे प्रोक्योरमेंट प्राइस बोलते हैं। देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशंस दे रखा है, द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट परचेजेज फूड ग्रेन्स जिस पर गवर्नमेंट खरीदती है पीडीएस बनाने के लिए और बफर बनाने के लिए, बफर स्टॉक बनाने के लिए, वो प्रोक्योरमेंट प्राइस कहलाता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या कहलाता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस, ये लिखा हुआ है प्रोक्योरमेंट प्राइस कहलाता है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, मार्केट की फॉर्म होती है, जिसमें मार्केट गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है और एग्रीकल्चर में, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर होते हैं अगर उसमें शार्प फॉल ना हो,
यानी जो प्रोड्यूस किया है फार्मर ने, हमारे फार्मर ने, उसके प्राइस में, जो प्रोड्यूस किया है उसके प्राइस में शार्प फॉल ना हो, और तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है उसमें और वो एमएसपी प्राइस डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट अपने, और उस पर खरीदी जाती है। प्राइस जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू प्राइस है उसको एमएसपी प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट द प्राइस सपोर्ट स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम एक जो अभी हमने वो बताई, जो एमएसपी है वो प्राइस सपोर्ट स्कीम ही है। ये कौन सी एजेंसी इम्प्लीमेंट करती है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपीएससी में कि कौन सी एजेंसी क्या करती है। तो ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करती है क्या प्राइस, या नाफेड इम्प्लीमेंट करती है, या एग्रीकल्चर प्राइसिंग एजेंसी ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करती है, या नॉन ऑफ द एबव। तो नाफेड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो प्राइस सपोर्ट स्कीम को इम्प्लीमेंट करती हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू हेल्प द फार्मर्स की हेल्प करने के लिए तो एक रिम्यूनरेटिव प्राइस मिलता है, रिम्यूनरेशंस मिलती है जो प्रोड्यूस किया जाता है, और इनक्रेज करने के लिए, यानी इस जो फार्मर सेक्टर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट आए, जो फार्मर्स का प्रोडक्शन सेक्टर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट आए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए, और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, और एक कम्युनिटी की जो सोशल लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है एमएसपी प्राइस। 25 नोटिफाइड एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं जो खरीफ में भी है और रबी में भी है, रबी सीज़न में भी है, खरीफ सीज़न में भी है। 25 जो है नोटिफाइड एग्रीकल्चर्स 25 एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, ठीक है। और इसको कौन इम्प्लीमेंट करती है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नाफेड। नाफेड एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है जो प्राइस सपोर्ट स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 हैगा, हु रिकमेंड्स द एमएसपी एंड इश्यू प्राइस। इम्प्लीमेंट तो एमएसपी को करती है नाफेड, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशंस, नाफेड जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। 25 ऐसी क्रॉप्स हैं जिन कमोडिटीज़ हैं जिनके लिए एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन एमएसपी का जो प्राइस है वो इशू कौन सी मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करती है, या प्लानिंग कमीशन करता है, या कमीशंस फॉर एग्रीकल्चर्स कॉस्ट एंड प्राइस करता है, या नाबार्ड करता है। तो ये हम बताइए कि जो कमीशंस फॉर एग्रीकल्चर्स एंड कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर सी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन जो कॉस्ट एंड प्राइस कमीशंस फॉर एग्रीकल्चर्स कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशंस कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर्स फॉर कमीशन प्राइस, ये एक जो 1985 में सेटअप की गई थी और एमएसपी प्राइस इशू करती है, और इसको एमएसपी प्राइस को प्रोक्योरमेंट प्राइस भी बोलते हैं। इशू एज वेल एज इशू प्राइस एज वेल एज प्रोक्योरमेंट प्राइस भी इशू करती है ये वाली। द बेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इज़ बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम 1982, यानी जो बेस ईयर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स बनाते हैं, ये जितने भी इंडेक्स बनाते हैं और पॉपुलेशंस जो मेज़र करते हैं, इन सब का एक बेस ईयर होता है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर का जो बेस हैगा वो 1982 था, लेकिन अभी चेंज हो गया है, ये बन गया है ऑप्शन नंबर डी 2001, यानी 2001 का बेस ईयर बन गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन, द बेस ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर अब शिफ्ट हो गया है 1982 से 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेगा द रेफरेंस विद रेफरेंस ऑफ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंजेस्टेड सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन इसी बेस पे आते हैं। इसको क्वेश्चन को हम ठीक करके लिखेंगे, ये पीडीएफ ठीक नहीं बनी है। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इज अवेलेबल ऑन ए मंथली बेसिस ओनली, ये ओनली वर्ड दिया हुआ है, मंथली बेसिस पे होता है। इसने कहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथली बेसिस पे होता है, लेकिन ये ट्रैप है। एज कम्पेयर टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर, द होलसेल प्राइस इंडेक्स लेस वेटेज टू द फूड आर्टिकल्स, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है।
तो इसने कहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स मंथली बेसिस पे होता है, मंथली बेसिस पे नहीं होता, सेकंड मंथली बेसिस पे होता है। और एज़ कम्पेयर टू दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर, होलसेल प्राइस इंडेक्स गिव्स लेस वेटेज, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स लेस वेटेज देता है। ये सही बात है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो देता है लेस वेटेज देता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हायर वेटेज देता है किसको? फूड आइटम्स को। जो फूड आइटम्स है उनको हायर वेटेज दिया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, और लोवेस्ट वेटेज दिया जाता है जो हमारे होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। तो इसका आप ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेनेशंस लिखा हुआ है, द राइज इन द होलसेल फूड प्राइस वॉज नॉट कैप्चर्ड बाय द होलसेल प्राइस इंडेक्स एज वेटेज फॉर फूड आर्टिकल्स इज जस्ट 14.3 कंपेयर टू दी 65 फॉर द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इन दिस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ जो फूड आर्टिकल्स हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो फूड आर्टिकल्स है उसके प्राइस में जो राइज होता है वो कैप्चर नहीं किया जाता ज़्यादातर, क्योंकि जो इसमें वेटेज दिया है फूड आर्टिकल्स को 14.3 दिया है, जबकि मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट्स है उनको 65 दिया है। दूसरी शब्दों में कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें जो फूड आर्टिकल्स है उसको 57% वेटेज दिया है। तो ये कैप्चर कर पाता है जो फूड राइज होते हैं उसका इम्पैक्ट को कैप्चर कर पाता है अच्छी तरह से। होलसेल प्राइस इंडेक्स डू नॉट टेक इनटू अकाउंट्स द सब्सटेंशियल मार्जिन्स एट द रिटेल्स लेवल्स। यानी जब ये प्राइस राइज होते हैं, जब शॉर्टेज आती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, तब पता लगता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स इसको मेजर नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज द एग्रीगेट डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू द राइट। एग्रीगेट डिमांड कर्व है एक, यानी ग्राफिक स्ट्रक्चर भी होती है इकोनॉमी को शो करने के लिए, तो इसका एक एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाते हैं, यानी टोटल का जो डिमांड कर्व बनता है, डिमांड कर्व अगर जो वो राइट शिफ्ट हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, यानी एन इंक्रीज इन परचेज बाय द फेडरल गवर्नमेंट में इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए ही ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है। जो फेडरल गवर्नमेंट जो परचेज़ करती है उसकी एग्रीगेट डिमांड अगर राइट कर्व शिफ्ट हो रही है तो उसका यानी जो गवर्नमेंट का जो परचेजिंग पावर परचेज है वो इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स के लिए क्या ट्रू है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें बता रखा है द मेन चेंज मेड बाय द टैक्स लॉ ऑफ 1981 और 1986। सप्लाई साइड में क्या, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में यानी सप्लाई साइड को ही देखा जाएगा। अगर टैक्स रेट में टैक्स लॉज चेंज होते हैं तो ये भी इम्पेक्ट हो सकता है, कुछ इंक्रीज मार्जिनल टैक्स रेट्स। अगर मार्जिनल टैक्स रेट बढ़ता है तो मार्जिनल टैक्स रेट बढ़ता है तो वो कंज्यूमर पे इम्पेक्ट करेगा, लेकिन सप्लाई साइड। अगर तो लाफर कर्व सेज दैट मार्जिनल टैक्स रेट्स फॉल्स, अगर मार्जिनल टैक्स रेट्स फॉल्स होगा तो टैक्स रिवेन्यू विल राइज, टैक्स रिवेन्यू को राइज होगा और इसका क्या होगा, बजट डेफिसिट विल डिक्रीज, बजट डेफिसिट भी डिक्रीज होगा। तो ये बी ऑप्शन का करेक्ट हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा क्योंकि ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इफ द टैक्स लॉज ऑफ 1981 और 1986 हैड देयर इंटेंडेड इफेक्ट कंजम्पशंस, ये कंजम्पशन साइड दे रखा है तो कंजम्पशन साइड नहीं होगा, हम सप्लाई साइड की बात कर रहे हैं। तो सप्लाई साइड ज़्यादातर फोकस करता है किस पर, प्रोड्यूसर साइड को। तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लाफर कर्व बनता है, जैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, इकोनॉमी को प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट कर्व बनाए जाते हैं। और जैसे डिमांड कर्व बनता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व बनता है, ऐसे ही सप्लाई साइड के लिए लाफर कर्व बनता है। लाफर कर्व कहता है कि अगर आप मार्जिनल टैक्स यानी किसी चीज़ का, किसी वस्तु का, किसी कमोडिटी का टैक्स कम कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो उसका टैक्स रिवेन्यू भी बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट का जो टैक्स रिवेन्यू है वो बढ़ जाएगा, और उसका जो बजट डेफिसिट है, बजट डेफिसिट भी डिक्रीज़ होगा। यानी बजट डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट की उधारी होती है, गवर्नमेंट ने उधार ले रखा है, अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा रिवेन्यू होगा तो वो उधारी कम लेगी, इसलिए उसका जो बजट डेफिसिट है वो भी डिक्रीज़ होगा।
और सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। सप्लाई साइड इकोनॉमी होती है जो मैक्रो इकोनॉमी की मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि नोट डाउन करने से ही आपको ये वैल्यू जल्दी से रिटेन हो सकती है, नहीं तो अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम वाले दिन कुछ भी रिटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, क्रिस्पी नोट्स बनाने हैं। दैट गिव्स इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली क्रिएटेड बाय इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल एंड बाय लॉवरिंग बैरियर्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि हम आपके साथ दिन रात खड़े हैं, कंटिन्यूस खड़े हैं। आप हमें मैसेज कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो उसको सोल्व करेंगे, लेकिन आप हमारे जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पब्लिक गुड। पब्लिक गुड कौन सी नहीं है? ये सीडीएस के 2016 में आया था कि इसमें पब्लिक गुड कौन सी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नेशनल डिफेंस नहीं है, लाइट हाउस नहीं है या पब्लिक पार्क्स नहीं है। जो नेशनल डिफेंस है वो आपकी पब्लिक गुड है, आपको सबको सहायता प्रदान करती है। पब्लिक गुड यानी जो पब्लिक के लिए होती है। लाइट हाउस आपके जो जितनी पावर हाउस है वो भी आपके पब्लिक गुड है। पब्लिक पार्क्स वो भी आपके क्या है, पब्लिक गुड है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक प्राइवेट भी हो सकती है और बाहर की भी हो सकती है, ये पब्लिक गुड नहीं हो सकती। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट ए पब्लिक गुड नहीं है, बट इट इज़ ए क्लब गुड इंक्लूडिंग रोड्स, ब्रिजेस, गैस, सीवेज, वायर्स, टेलीकॉम्स। ओके गाइस, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।